गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव उनसे है में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं इंडियन हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री में हमने अभी रिसेंट में पढ़ा है आज़ाद हिंद फौज, और उसके साथ साथ हमने पढ़ा है क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन को 2 चरणों में पढ़ा, और उसी के समानांतर चल रहा है राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन बेसिक सा अंतर है। क्रांतिकारी आंदोलन का उद्देश्य एक ही है, लेकिन कार्य करने का तरीका अलग है। और राष्ट्रीय आंदोलन एक संगठित रूप से जो चल रहा है, और इसकी शुरुआत हम बोलेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ में 1885 से शुरू हुआ। इसको भी हम 2-3 चरणों में बांट लेते हैं, नरम दल, फिर गरम दल, फिर गांधी युग। गांधी युग कब से शुरू हुआ? 1915 से 1942 तक बोलते हैं गांधी युग, 1915 से 1942 तक। वैसे तो गांधी जी जब तक है तब तक और आज तक गांधी युग कायम है। जो उनके जो सिद्धांत है, आदर्श है, किसी न किसी रूप में आज भी हम उसे फॉलो करते ही हैं। ठीक। लाहौर षड्यंत्र केस पढ़ा अपन ने? क्या था, कोई बताएगा क्या? लाहौर षड्यंत्र केस क्या था, कब की घटना है? लाहौर षड्यंत्र केस कल ही पढ़ा है हमने। हाँ बताओ। 1909। क्या चीज था इसमें? किस घटना को अंजाम दिया था? 1909 वाली तो घटना नहीं है लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस है 1928। और इसमें सैंडर्स की हत्या, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। और इसके बाद में क्या किया इन्होंने? असेंबली में बम फेंकने की कोशिश की। बम फेंका खाली जगह पर, और क्या बोला था? हम गूंगी बहरी सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। और भागे नहीं, बल्कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया और अपनी गिरफ्तारी दे दी। 4 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया था, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त। और इसमें जो है तीनों को फांसी की सजा दी गई। तीनों को फांसी की सजा दी गई, और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास। इस भगत सिंह जी के ऊपर कौन सा केस? लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया था। क्लियर है? उसी प्रकार अलीपुर षड्यंत्र केस हमने पढ़ा। अलीपुर षड्यंत्र केस, इसे बोलते हैं मानिक तल्ला षड्यंत्र केस। मानिक टोला षड्यंत्र केस भी बोला जाता है। कब की घटना है ये कब की घटना है? ऑनलाइन वाले जवाब देंगे, हमने पढ़ा दिया है, आपने पढ़ लिया है, विस्तृत चर्चा हुई है, लगभग 2 बार इसके ऊपर चर्चा हुई है। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में, बहुत बढ़िया, 1908। अलीपुर कहां पर? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का क्रांतिकारी आंदोलन प्रथम चरण। और यहां पर वारिंद्र कुमार घोष और अरविंद घोष। और इन्होंने क्या किया था? अनुशीलन समिति, जो ये प्रशिक्षण देने का कार्य कर रही थी, अनुशीलन समिति। और इसके तहत इन्होंने एक व्यक्ति को पेरिस भेजा था। क्या नाम था उस व्यक्ति का? हेमचंद कानू। रूसी कला, बम बनाने की रूसी कला सीखने के लिए। रूस नहीं भेजा, कहां भेजा इनको? पेरिस भेजा था। और वो बम बनाने की रूसी कला, वो वहां से सीख के आ गया। और उन्होंने कलकत्ता की एक कॉलोनी जिसे कहेंगे, कलकत्ता का एक पार्ट, उसका नाम था अलीनगर, सिराजुद्दौला से संबंधित वही अलीनगर, जहां पर काल कोठरी की घटना घटित हुई थी। वहीं पर अलीनगर के मानिक तल्ला में इन्होंने बम बनाने का कारखाना खोल दिया। सब कुछ चल रहा था चोरी छुपके, लेकिन अति दुखदाई होती किसी भी चीज। तो उस समय क्या हुआ कि ओवर कॉन्फिडेंस बोले या किसी की लापरवाही बोले, और एक बम विस्फोट हो गया। अब किसी को कानो कान खबर नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो
विस्फोट हुआ, जैसे परसों नरसों अपने यहाँ एक विस्फोट हुआ था, तो वैसे वो एक विस्फोट हो गया। और ये घटना वास्तव में वैसी है जैसे वो बम फूटा था ना, वैसी घटना मेरे ऊपर घटी है ये। इतना मतलब विश्वासघात जिसे बोलते हैं, ऐसी घटना। तो वो विस्फोट हुआ और उससे ब्रिटिश सरकार को पता चल गया कि कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ है, कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ है। वो विस्फोट के कारण फिर उनको पकड़ा, वागेंद्र कुमार घोष और हेमचंद कानून को, इनको पकड़ा। और एक महत्वपूर्ण नेता कौन, महर्षि अरविंद घोष। ये क्वेश्चन भी बताया था मैंने कि क्वेश्चन बनता है कि अलीनगर केस से संबंधित कौन है, या अरविंद घोष के ऊपर कौन किसके तहत कार्यवाही की गई थी। तो अलीनगर केस चला इनके ऊपर। दोनों को तो आजीवन कारावास, काले पानी की सजा दे दी गई। किस किस को, हेमचंद कानून को और वारेंद्र कुमार घोष को काले पानी की सजा दे दी गई। और जो महर्षि अरविंद घोष है, इनका मुकदमा लड़ा लाला लाजपत राय ने। ये वकील थे उस समय, उन्होंने नहीं चित्तरंजन दास, सॉरी लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास ने इनका मुकदमा लड़ा। चित्तरंजन दास, सीआर दास जी ने इनका मुकदमा लड़ा और फिर ये बरी कर दिए गए। और बरी करने के बाद ये पांडिचेरी चले गए। पांडिचेरी का एक स्थान है ओरेविले, और वहां पर उन्होंने जो आध्यात्म की ओर इनका रुझान हो गया। ये क्वेश्चन भी बनता है, ऐसे कौन से राष्ट्रवादी या गरम दल के नेता जो बाद में आध्यात्म की ओर चले गए थे, तो वो कौन है, महर्षि अरविंद घोष। उनकी रचना पढ़ी अपन ने, भवानी मंदिर। उन्होंने एक समाचार पत्र भी निकाला था, वंदे मातरम। तो इसे घटनाओं को जोड़ के हमें पढ़ना पड़ेगा। अब उसी समय राष्ट्रीय आंदोलन की यदि हम बात करें तो फिर साइमन कमीशन के बाद में लाहौर अधिवेशन अपन ने पढ़ लिया। लाहौर अधिवेशन के साथ साथ अपन ने पढ़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण, और उसी बीच में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, फिर सांप्रदायिक पंचाट के बाद में पूना पैक्ट, सांप्रदायिक पंचाट के बाद में पूना पैक्ट के बाद में तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण। और द्वितीय चरण, सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण से संबंधित हमारे मध्य प्रदेश की एक घटना पड़ी थी हमने, झंडा सत्याग्रह। और भी सरकारें यहां गठित हुई थी, तो पढ़ लेना इसे। आज हमारा जो टॉपिक है इसके बाद की घटना है 1935 या उसके बाद में जो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई प्रमुख घटनाएं पढ़ना है, तो एक तरीके का राष्ट्रीय आंदोलन उस समय उतना ज्यादा विस्तृत नहीं था। गांधी जी पुनः अपने रचनात्मक कार्यों में लग गए थे, और 1938 कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन। कौन अध्यक्ष बने इसमें, सुभाष चंद्र बोस। ये गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार थे 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में, गांधी जी द्वारा समर्थित। उनको ऐसे लगने लग गया कि अब जो एक हमारी पीढ़ी है वो अपने तरीके से कर रही थी, आप युवा लोग हो, आप लोग बागडोर संभालो और अपने हिसाब से काम करने के बारे में सोचो, नई योजना बनाओ। तो इन्होंने योजना समिति का गठन किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को उसका अध्यक्ष बनाया, और बड़े अच्छे से काम चल रहा था। लेकिन इनकी कार्यप्रणाली कुछ कांग्रेस जो है उससे मिलती जुलती, मेल नहीं खा रही थी। तो उन्होंने बोला कांग्रेस जो है एक विचारधारा है, एक व्यक्ति की विचारधारा नहीं है। गांधी जी का कथन था, कांग्रेस एक विचारधारा है, कोई भी व्यक्ति इसे बदल नहीं सकता, अपनी जो व्यक्तिगत विचारधारा इसके ऊपर थोप नहीं सकता। तो उन्होंने 1939 का कौन सा अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन में बाबू सुभाष चंद्र बोस जी से बोला कि बेटा अब हो गया, आपको हमने एक अवसर दे दिया था,
अब जो है वो आपकी और कांग्रेस की विचारधारा मेल नहीं खा रही है, तो अब एक काम करो, आप इस बार चुनाव मत लड़ना। सीधा से बोल दिया, इस बार आप चुनाव मत लड़ना। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के समर्थक और भी थे। उनका कहना था कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां जो है वो बदलने वाली है, कुछ बड़ा परिवर्तन होना है, और ऐसे समय में यदि हम ठंडे पड़ गए तो फिर हमें आज़ादी मिलने से नहीं रही। यही वक्त है कि हमें कुछ करना चाहिए। और गांधी जी उस समय बोलते थे कि नहीं, दुश्मन जब संकट में हो, दुश्मन परेशान हो, तब हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, उसको संभलने का मौका दो। और जब मतलब विचारधारा वहां तक पहुंचना चाहिए, और वो अपनी स्वेच्छा से हम जो चाहते हैं वैसा करने के लिए तैयार होना चाहिए। यदि मजबूरी में यदि किसी ने कोई काम किया है तो मतलब वो कुछ दिनों बाद बदले की भावना से काम करेगा। बिल्कुल सही भी है ये बात। यदि मजबूरी में किसी को अड़ी डाल के किसी से काम करवा लिया तो फिर वो बदले की भावना से मौके का इंतजार करेगा। और यदि उसको अपन अच्छे से समझा दिया कि बेटा ऐसा है, ये है, वो है, और यदि उसको समझ में आ गया तो अपनी खुशी खुशी से वो काम करेगा। तो दोनों में वैचारिक मतभेद, फिर भी इन्होंने चुनाव लड़ा। और गांधी जी ने बोला कि मेरे इधर से पट्टाभी सितारा मैया। और ये मान के चलो कि गांधी जी नहीं लड़ रहे, सॉरी, पट्टाभी सितार मैया चुनाव नहीं लड़ रहे। कौन लड़ रहा है? गांधी जी। मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनाव हुए और इसके बावजूद उसमें पट्टाभी भैया की हार है। और गांधी जी ने बोला कि ये उनकी हार नहीं, ये मेरी हार है। और फिर भी जो है वो कार्यकारिणी के जो सदस्य थे उसमें कई गांधीवादी नेताओं को चुन लिया गया। और जब इनकी पहली बैठक हुई तो उसमें सदस्यों ने त्याग पत्र दे दिए। अब दो लोग बचे, सुभाष चंद्र बोस और उनके भतीजे, नहीं, भाई शरद चंद्र बोस। भाई उनका शरद चंद्र बोस, भतीजा शिशिर कुमार बोस। ठीक, वो दो भर बचे तो उन्होंने सोचा कि अब हम लोगों से तो कोरम पूरा ही नहीं होता है, तो कोई मतलब नहीं है, अब क्या कर देते हैं, हम त्याग पत्र दे देते। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष त्याग पत्र दे दे तो कुछ समय के लिए तो अब अध्यक्षता कौन करेगा। तो इस घटना को क्या कहते हैं? त्रिपुरी संकट। इस घटना को क्या कहेंगे? त्रिपुरी संकट। और इस समय फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस बची हुई जो भी अवधि थी 1 साल की, उसके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, या उन्होंने अन्य बैठकों की अध्यक्षता की। यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है, सुभाष चंद्र बोस के स्थान पर किसके द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी? तो किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अब गांधी जी को लगा कि भाई कांग्रेस में तो मैं जो बोल रहा हूँ वो हो नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया है। कि मैंने बोला था कि इसको जिताना है, मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आपको पता है? नहीं पता? सही में नहीं पता? मुझे लग रहा था आपको पता होगा। पंकज, आपको भी नहीं पता? बताया ही नहीं होगा उन्होंने, है ना? आपको नहीं पता? नहीं जी, त्रिपुरी में तो अपन ने पढ़ा ना, कौन थे? सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सितार मैया थे। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो सुसाइड करने वाला आंसर है। कोई बात नहीं, लेकिन वो है बेलगांव अधिवेशन 1924। कांग्रेस ने 1924 में एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की है, और वो है बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। और 1924 का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था उसमें ये अध्यक्ष चुने गए थे। कई क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक, ऐसे राष्ट्रवादी नेता जिनका राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन कभी भी उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। ये क्वेश्चन भी बना है। और ऐसा लगता है कि नहीं यार, इनका नाम तो बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक और ये बड़े अच्छे शब्दों संबोधित किया जाता है, तो राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता तो इन्होंने की होगी। और कई ऐसे नाम मिल जाते हैं जिनका नाम किसी आंदोलन में हम सुनते ही नहीं है, और उन्होंने कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की है। क्लियर एकदम? तो वो अध्यक्षता वाला चैप्टर जो है वो अच्छे से देख लेना। अब गांधी जी ने एक शुरुआत की वहां पर, और वो है व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब इसे हम पढ़ेंगे।
उससे पहले एक और घटना हम पढ़ेंगे, दिल्ली दरबार वाली कहानी हम पढ़ेंगे। दिल्ली दरबार, कोई बता सकता है कि दिल्ली दरबार कितनी बार आयोजित हुआ है? सर 2 बार हुआ है। 2 बार हुआ है। 1877 में जब महारानी, जो ब्रिटेन की महारानी थी, उनको केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी, और सेकंड बार 1912 में। गुड, बहुत शानदार। कल मक्खी के मजे लग गए थे, है ना, कि उसको पता है कि अब ये लोग तो व्यस्त हैं, तो उसने खूब अपने मन मर्जी से पूरा काम, उसने तो ये भी किया कि यहाँ से रेंज भी बढ़ा दी उसकी, और जो पतले पेन से लिखता हूँ मैं, उसने अच्छा मोटा पेन कर लिया और फिर लिखा था उसने। हम पढ़ेंगे दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार ये काय के लिए आयोजित होता है? दिल्ली दरबार दिल्ली दरबार काय के लिए आयोजित होता था? हाँ, ब्रिटेन से आने वाले राजा महाराजा राजकुमार जो आते थे, तो उनका स्वागत सम्मान करने के लिए कंपनी बताना चाहती थी, या वायसराय बताना चाहते थे कि देखो हम हमारे कैसे ठाठ है यहाँ इंडिया में, आपने जो हमें नियुक्त किया है तो हम कितने अच्छे से प्रशासन कर रहे हैं, हमारी तूती बोलती है यहाँ पर, हम जो बोलते हैं वही होता है, ये बताने के लिए। अब फिर वहां से आते थे, फिर उनका सम्मान करते थे, यहाँ पर हाथी पे बैठाल के घुमाते थे, जुलूस निकालते थे। तो वो दिल्ली दरबार की बात कर रहे हैं। और अब तक 3 बार भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया है। कितनी बार? 3 बार। तो प्रथम दिल्ली दरबार, प्रथम दिल्ली दरबार, प्रथम दिल्ली दरबार जो हुआ है वो हुआ है 1877, 1877। पहला दिल्ली दरबार 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन, किसने किया है? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन के द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा। और क्यों किया गया था, तो इसको भी देखते हैं। लॉर्ड लिटन के द्वारा, और महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। तथा उसे केसर ए हिंद उपाधि से विभूषित किया गया 1877। किसी को डाउट है इसमें? 1877 कौन आए थे इस समय? महारानी विक्टोरिया। वायसराय कौन उस समय? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन। और महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद पदक दिया था। भारतीय बड़े खुश रहे होंगे इस समय। नहीं सर, उस टाइम अकाल पड़ा था। अकाल पड़ा था तो, लेकिन अब पब्लिक तो भरी बारिश में भी कहां कहां चल जाती है, जिनको समझ नहीं है ना, जान जोखिम में डाल के भी चल जाते हैं लोग बाग कहीं पर भी। तो जो समझदार नहीं थे वो लोग तो जहां बाजा बज रहा है नाचने लग जाते हैं, जहां बाजा बज रहा है नाचने लग जाते हैं। लेकिन जो समझदार लोग थे, जो बुद्धिजीवी वर्ग था, वो सोच रहे थे कि साले को अभी तो अकाल पड़ा हुआ है, जो धन हमें इन लोगों की सेवा में खर्च करना चाहिए था वो हम अनावश्यक तरीके से खर्च कर रहे हैं। तो उस समय विरोध हुआ था, इसका बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा विरोध किया गया था। ठीक, अब हम दिल्ली दरबार की बात करते हैं। दिल्ली दरबार दूसरा वाला, द्वितीय दिल्ली दरबार, द्वितीय दिल्ली दरबार। और द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1903। बताएं कौन होंगे इस समय? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन के समय, लॉर्ड कर्जन के समय में। और एडवर्ड सप्तम की
ताजपोशी की घोषणा। ब्रिटेन के जो महाराजा थे वो बदल गए थे, तो उनके इसमें एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी की घोषणा की गई थी। यह पहले से ज्यादा खर्चीला था, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकला इसमें। अब तृतीय दिल्ली दरबार, ये तो सबको पता होगा, तृतीय दिल्ली दरबार, तृतीय दिल्ली दरबार। तृतीय दिल्ली दरबार 1900 क्या है 1911। तृतीय दिल्ली दरबार 1911 किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग के समय में। हाँ, बहुत बड़ी, लॉर्ड हार्डिंग के समय में। जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भारत में आए थे और दो बड़ी घोषणाएं हुई थी इस समय। यह बड़ा महत्वपूर्ण था। दो बड़ी घोषणाएं हुई थी। अनिल कुमार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप लेट आते हैं और गुड मॉर्निंग भी नहीं बोलते हैं। सर आपकी क्लास चल मेरी क्लास चल रही होती है, मैं व्यस्त आदमी हूँ, तुम तो फ्री हो यार, कुछ भी बोल सकते हो। ये सोचना चाहिए कि सर तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब तो कुछ भी बोलो, सर कुछ बोलने वाले नहीं है। तो कौन सी दो घोषणाएं हुई थी ये तो पता होना चाहिए। ऑनलाइन वाले बताएं जरा, कौन सी दो घोषणाएं हुई थी इस समय? हाँ, नहीं, रीचा मैडम आप बताइए, आपको तो पता होगा, आपने पढ़ा भी है ये। सर एक राजधानी परिवर्तन, कोलकाता से दिल्ली, और दूसरा नहीं, आपको पता है, आपको पता है, आप उस लेवल पे सोच नहीं रहे हो। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, पता था ना आपको, है ना? तो दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई इसमें। राष्ट्रीय राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की गई, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। और दूसरा, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। 1905 में जो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था, तो उसे किसके समय में रद्द किया गया? लॉर्ड हार्डिंग के समय में 1911 में इसे रद्द करने की घोषणा की गई। अब राजधानी परिवर्तन से संबंधित भी क्वेश्चन बनता है, तो कब घोषणा की गई? 1911 में। किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग के समय में। लेकिन कब लागू हुआ है? 1912 में। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि राजधानी परिवर्तन कब हुआ था? 1912 में। 1912 में, लेकिन घोषणा कब की गई? 1911 के दिल्ली दरबार में इसकी घोषणा की गई। अब अगस्त प्रस्ताव की बात करें, क्लियर हो गया? दिल्ली दरबार, तीनों दिल्ली दरबार पढ़े। अब हम बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव। क्या दूसरा? बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। अब हम पढ़ेंगे अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव, और ये घटना है 1940। 1940। थोड़ी सी यहां पे हिस्ट्री देखते हैं हम। 1937 विधानसभाओं के चुनाव में, विधानसभाओं के भी और केंद्रीय विधानमंडल, 11 प्रांत थे उस समय, 11 प्रांतों के चुनाव थे उस समय, और कांग्रेस ने चुनाव भी लड़े थे। एक बार सरल सा क्वेश्चन पूछ लिया था, भारत शासन अधिनियम 1919 की घोषणा के तहत अंतिम चुनाव कब हुए थे? तो उसका आंसर था 1900 क्या? नहीं, 1945।
1945 है ना, कैबिनेट मिशन के समय जो चुनाव हुए थे ना, वो थे 45-46 में जो चुनाव हुए थे, वो अंतिम चुनाव थे। उसके बाद में उसके तहत चुनाव नहीं हुए। और हमने क्या सोचा कि 1919 बोला है तो 1935 में तो नया भारत शासन अधिनियम आ गया, तो उस बीच का कोई सन होगा। लेकिन चुनाव की प्रणाली में कोई परिवर्तन ही नहीं किया था 1935 में, जो था सेम टू सेम। तो ऐसे क्वेश्चन में फंस जाता है। तो 1937 में चुनाव हुए, 5 प्रांतों में तो कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला और बाकी जगह भी उसको अच्छी खासी सीटें मिली थी और सरकारें भी बन गई। लेकिन 1 सितंबर 1939 बड़ी घटना क्या हुआ? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। कब की बात है ये? 1 सितंबर 1939। जर्मनी धुरी राष्ट्र के अंतर्गत, पोलैंड मित्र राष्ट्र के अंतर्गत, इटली के पास वाला पार्ट। तो जर्मनी ने उसको अधिग्रहण करने की, उसको छीनने की कोशिश की। और फिर ब्रिटेन वगैरह इनको लगा कि यदि ये ऐसे अधिकार करते जाएंगे तो ये तो धीरे धीरे ब्रिटेन पर भी अधिकार कर लेंगे, पूरे यूरोप पर अधिकार कर लेंगे। तो उन्होंने 3 सितंबर 1939 को इस युद्ध में शामिल हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। और अपने साथ साथ किसको शामिल कर दिया? भारत को भी शामिल कर दिया विश्व युद्ध में। तो इन लोगों को लगा कि सरकार तो हमारी है, तो युद्ध में शामिल होना या नहीं होना है, निर्णय किसको लेना है? हमको लेना है। और यदि ये निर्णय भी हम नहीं ले सकते तो हमारे सरकार का क्या मतलब है? सरकार के लिए तो जनसंख्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए और साथ में संप्रभुता चाहिए। संप्रभुता तो हमारे पास में है ही नहीं, तो फिर ऐसी सरकार का क्या मतलब? तो सब लोगों ने क्या किया? त्यागपत्र दे दिया। तो स्थिति थोड़ी सी अराजक हो गई। तो भाई उसको संभालना है तो क्या किया? अगस्त प्रस्ताव। ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि इनको कुछ समय के लिए शांत कर देते, क्योंकि अभी हमें काम दूसरे करना है, बड़े काम करना है, इंटरनेशनल लेवल के मुद्दे सुलझाना है। इंडिया क्या है? अपने घर की मुर्गी, दाल बराबर, जब चाहे तब निपट लेंगे। तो अभी क्या कर देते हैं? इसको जरा सा शांत कर देते हैं। और शांत करने के लिए क्या किया उन्होंने? अगस्त प्रस्ताव। लिखेंगे इसके विषय में थोड़ा सा। मार्च 1940 कांग्रेस ने अपने रामगढ़ के वार्षिक अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर सरकार से कहा कि वह केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन करे। युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन करें। तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार की मदद करेगी। क्लियर हो गया? 2 शर्तें रख दी इन्होंने। एक तो अभी केंद्र में एक उत्तरदायी सरकार, और जैसे ही ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है तो फिर भारत के लिए संविधान सभा का गठन करें। तो हम भारत जो है द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की मदद करने के लिए तैयार होगा। अब इन्होंने अपनी मांग रखी, तो उन्होंने एक प्रपोजल भेजा, और वो भेजा 8 अगस्त 1940। लॉर्ड लिथगुब, ये वायसराय थे।
वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के समय में आया था अगस्त प्रस्ताव। क्वेश्चन बनता है अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त क्रांति, मॉन्टेग्यू घोषणा, ऐसे 2-3 तारीखें दी रहती है और उसको सही जोड़ी मिलाना पड़ता है। 2-3 बार ये क्वेश्चन देख चुका हूं मैं। तो ये 8 अगस्त 1940 किसके समय में? वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। अब इन्होंने क्या स्वीकार किया? अंतरिम सरकार की मांग को, अंतरिम सरकार की मांग को अस्वीकार करते हुए, अब ये जो इन्होंने बोला था उत्तरदायी सरकार, अंतरिम सरकार, इसकी मांग को तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इन्होंने जो शर्तें रखी थी उसको अस्वीकार करते हुए कुछ प्रमुख घोषणाएं की। तो नंबर 1, डोमिनियन स्टेट, ये वो मांग जो ये 1910 से 20 के दशक में करते थे और 1940 में बोलते कि अब हम आपको अधिराज्य का दर्जा दे देते हैं, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देते हैं। युद्ध के बाद प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मात्री सभा का गठन। ये तो मांग स्वीकार कर ली कि युद्ध के बाद में प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, संविधान निर्मात्री संस्था का गठन किया जाएगा। वायसराय की कार्यकारिणी समिति में भारतीय सदस्यों की वृद्धि, ये भी मांग स्वीकार की उन्होंने। वायसराय की कार्यकारिणी समिति में भारतीय सदस्यों की नियुक्ति या भारतीय सदस्यों की वृद्धि। और एक था एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन, एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन, युद्ध सलाहकार परिषद का गठन, युद्ध सलाहकार परिषद का गठन। क्लियर हो गया? अगस्त प्रस्ताव क्या मांग, जैसे ये युद्ध में शामिल कर दिया, कांग्रेस ने त्यागपत्र दी, सरकारों ने त्यागपत्र दे दिए। और जब इसका वार्षिक अधिवेशन 1940 मार्च 1940 में कहा हुआ? रामगढ़ में हुआ। तो उसमें कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया और अपनी मांगे ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी, वायसराय के समक्ष, कि एक तो उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए और युद्ध समाप्त होने के बाद में संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाए और संविधान निर्माण में ब्रिटिश सरकार मदद भी करे। यदि ये 2 मांगे स्वीकार कर लेते हैं तो हम युद्ध में ब्रिटिश सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और ये मांग जब वायसराय तक पहुंची तो उन्होंने 8 अगस्त 1940 को अपना एक प्रस्ताव जो है कांग्रेस के सामने रखा। पर उन्होंने पहले जो है वो अंतरिम सरकार है, उत्तरदायी सरकार की मांग को तो अस्वीकार कर दिया और अपनी 4 शर्तें उन्होंने रख दी कि हम डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे आपको, युद्ध के बाद प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मात्री सभा का गठन करेंगे, वायसराय की कार्यकारिणी समिति में भारतीय सदस्यों की वृद्धि करेंगे और एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन भी करेंगे। अब उसमें इनकी जो मूल मांग थी वो तो स्वीकार ही नहीं की गई। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो मतलब कांग्रेस ने इसे अस्वीकार किया, कांग्रेस ने इसे अस्वीकार किया। अस्वीकार किया
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को क्या कहा? दरवाजे में दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह बताएं। दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह बताया। कांग्रेस ने भी अस्वीकार किया था और मुस्लिम लीग ने भी इसे अस्वीकार किया था। आप बता सकते हैं क्या विजय मैडम कि ये कांग्रेस ने तो अस्वीकार किया क्योंकि उनकी अंतरिम सरकार की वो मांग स्वीकार नहीं की और जो चाहते थे वो स्वीकार नहीं किया, ठीक है, लेकिन मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार किया होगा? क्योंकि मुस्लिम लीग का इस समय एक ही नारा था, बांटो और छोड़ो। पृथक पाकिस्तान की मांग वो कर रहे थे और वो मांग भी इसमें स्वीकार नहीं की गई। पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया क्या उन्होंने? नहीं। तो सीधी सी बात है कि वो भी संविधान में ये संविधान सभा का गठन करेंगे तो मुस्लिम लीग को अलग से संविधान बनाना होगा, ये कुछ बोला क्या उन्होंने? नहीं। तो उन्होंने बोला हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं, जो भी है वो कांग्रेस के लिए है। तो मुस्लिम लीग ने तो सबसे पहले ठुकरा दिया इसको और कांग्रेस ने भी ठुकरा दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बोलते हैं? दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह। क्यों? क्योंकि डोमिनियन स्टेट की आप बात कर रहे हो और ये तो आपने 1920 में भी बोला था और वही राग अलाप लेते हो। जब भी हम कुछ मांगते हैं आप वही वाला कटोरा लेके आ जाते हो हमारे सामने, तो अब हम ये लेने के लिए तैयार नहीं है। क्लियर हो गया ये? अब हम बात करेंगे गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह ये भी 1940 की बात है। व्यक्तिगत सत्याग्रह वो क्या था कि ये घटनाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर की द्वितीय विश्व युद्ध। भारत में क्या चल रहा है किसी को पता ही नहीं। अमेरिका को थोड़ी पता, जापान को थोड़ी पता कि भारत में क्या चल रहा है। तो भारत का प्रत्येक व्यक्ति द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने का विरोध कर रहा है। ये इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के माध्यम से बताना चाहते थे। हर व्यक्ति जो है इसमें विरोध कर रहा है, मतलब सिर्फ कांग्रेस विरोध नहीं कर रही है, व्यक्ति चाहते ही नहीं कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत शामिल हो। ये विश्व पटल पर दिखाना चाहते थे और इसलिए वो किसी संगठन का सहारा नहीं लेते थे, बल्कि आम व्यक्ति से गुजारिश कर रहे थे कि आप लोग बताओ कि हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के पक्ष में नहीं है करके। लिखेंगे अक्टूबर 1940 में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। 17 अक्टूबर ये तारीख 17 अक्टूबर 1940। शुरुआत कब हुई इसकी? 17 अक्टूबर 1940 और ये कब था? 8 अगस्त 1940। और इसके विरोध में क्या किया इन्होंने? व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940। यहाँ क्वेश्चन बनते हैं, प्रथम सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। इनसे संबंधित आश्रम कौन सा है? पवनार। ठीक है, पवनार आश्रम। ओरेविले जैसे अपन ने पढ़ा, ओरेविले किससे संबंधित? महर्षि अरविंद घोष। और ये तो लिखेंगे यहां पर भी प्रथम सत्याग्रही के रूप में महात्मा गांधी ने विनोबा भावे जी को मनोनीत किया। दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू।
इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन कहा गया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के इस दावे को खोखला करना था कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार के साथ में है। ब्रिटिश सरकार के साथ में है। क्लियर एकदम। व्यक्तिगत सत्याग्रह तो वो विश्व स्तर पर बताना चाहते थे कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध के पक्ष में नहीं है। ठीक है, हम लोग इतने सक्षम ही नहीं है कि अपनी सुरक्षा कर सके, और दूसरे के मामले में कहा क्या डायलॉग बोलते हैं इसके लिए, फटे में टांग अड़ाने है। जब हमारी खुद की स्थिति खराब हो तो दूसरे लोगों के मामले में हमें अड़ंगा नहीं डालना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए, और यही हम सबको समझाते रहते हैं। अब क्रिप्स मिशन 1942 बड़ा क्वेश्चन। क्रिप्स मिशन 1942 एक लॉलीपॉप देने की कोशिश तो की उन्होंने अगस्त प्रस्ताव के रूप में, है ना, लेकिन भारतीयों ने इसको लेने से मना कर दिया। बोले ये ऐसा लॉलीपॉप हमको नहीं चाहिए, ये हमारे फ्लेवर का नहीं है, हमें ऐसा चाहिए जो हमें पसंद हो, और वो आप वो देते नहीं हो, तो कुछ दूसरा चाहिए। और नहीं तो फिर रूठ गए हम लोग, जिद करने लगे। और क्या जिद की हमने? व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में। बच्चे ऐसे ही करते हैं, तो हमने जिद की। अब उस समय देखो तो घर में मेहमान जैसी, जब घर में कोई मेहमान आ जाता है तब बच्चे चिल्ला चूट करे तो हम क्या करते हैं, जो मांगे वो दे देते हैं, ताकि मेहमानों के सामने हमारी बेइज्जती न करे। अब स्थिति ऐसे बिगड़ते जा रही है। यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध में एक बड़ी घटना देखिए, 7 दिसंबर 1941। 7 दिसंबर 1941, 7 दिसंबर 1941 बड़ी घटना मानी जाती है। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, बेनिफिट किसको मिला है? अमेरिका को मिला है। और क्यों मिला है? क्योंकि वो व्यवसायी था, व्यापारी था, दोनों पक्षों को वो हथियार सप्लाई करता था और खूब कमीशन कमा रहा था, लाभ खूब कमा रहा था। और वो चाहता था कि युद्ध कुछ ज्यादा दिन चले ताकि उसका अधिक से अधिक हथियार बिकता रहे, तो वो उसकी साजिश थी। लेकिन जापान ने क्या किया, एक घटना घट गई। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर स्थित नौसैनिक अड्डे पर बम गिरा दिया, उड़ा दिया उसे, और अमेरिका का बहुत अधिक नुकसान हो गया। जैसे सांप की पैर पे पूंछ रख दिया, सांप की पूंछ पे पैर रख दिया, है ना, पैर पे पूंछ नहीं रखते, उसने सांप की पूंछ पे पैर रख दिया, और अब उसको वार करना जरूरी था, वार करना जरूरी था। अब जापान की जब इतनी हिम्मत हो गई, उसने नौसैनिक अड्डे पर हमला कर दिया। इधर भारत के पास में जो रंगून है, बर्मा है, बर्मा की राजधानी रंगून है, इसके ऊपर भी कब्जा कर लिया। तो जापानी सेना कहाँ नजदीक पड़ रही? भारत के नजदीक पड़ रही है। तो अमेरिका बोलता है ब्रिटेन को कि भाई भारत में तो तुम्हारा राज है,
तो तुम जापान को वहां पराजित करो ना, तुम्हारी सेना तो वही है। अब वो बोलता है कि साहब मैं करने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन भारतीय लोग है कि मानते ही नहीं, सहयोग ही नहीं कर रहे, क्या करें अब हम। तो वहां से अंतरराष्ट्रीय दबाव बना ब्रिटेन के ऊपर, तुम कुछ भी करो, एन के प्रकार है, पहले इंडिया वाला मामला जो है उसको निपटाओ और जापान को वहीं के वहीं धर दबोचो। तो जहाँ ब्रिटेन बोलता है ठीक है ये कोशिश करके देखते हैं, तो उन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल फिर भेजा, दूसरा, और वो है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स जो है वो मित्र थे, वकील थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के मित्र थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के मित्र थे, बाबू सुभाष चंद्र बोस से परिचित थे। तो वहां एक प्लानिंग के तहत भेजा था कि भाई इसको भेज देते तो ये क्या होगा, अपने पुराने जान पहचान निकालेगा, उनसे चाय नाश्ता करेगा, बात करेगा और जैसे तैसे मैटर को सेटल कर देगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, आया क्रिप्स मिशन। क्लियर होगी इसकी हिस्ट्री कि कैसे ये क्रिप्स मिशन लाने की बात की गई। ब्रिटिश सरकार ने वैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए स्टेफर्ड क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन का गठन किया और 23 मार्च 1942 को भारत पहुंचा। अब चूंकि क्रिप्स जो है उसके भारतीयों से मित्रतापूर्ण संबंध थे, तो जो भारत के नेता थे, जो वरिष्ठ नेता थे, उनको थोड़ी सी एक आस थी, उम्मीद थी कि भाई मित्र है हमारा, तो हमारा भला ही चाहेगा, कोई अच्छा प्रपोजल लेकर आ रहा होगा। तो शुरू से नकारा नहीं उसको, शुरू में बड़े आशावादी दृष्टिकोण से उनसे बातचीत की। 30 मार्च 1940 को क्रिप्स मिशन की बातें सार्वजनिक की गई। अब क्या बातें थी उसमें वो भी देख लेते। तो नंबर 1 वही पुराना आलाप, कौन सा होगा प्रिया? पुराना आलाप, डोमिनियन स्टेट, बस। डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट का दर्जा, पर थोड़ा सा उसमें परिवर्तन किया इस बार। बोला कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा जो किसी भी लिखना, जो किसी भी घरेलू या बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा जो किसी भी घरेलू या बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। क्लियर होगी पहले। दूसरा, भारतीय संघ को राष्ट्रमंडल से अलग होने की अनुमति।
जो भारतीय संघ है राष्ट्रमंडल से जब चाहे तब अलग हो सकता है। एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे, एक अलग संघ बना देंगे, और जो न तो आंतरिक किसी के अधीन होगा, न बाहर से, न तो कांग्रेस के अधीन होगा, न मुस्लिम लीग के अधीन होगा, एक संघ बनेगा, डोमिनियन स्टेट बनेगा। और दूसरा वो संघ जो है चाहे तो राष्ट्रमंडल से अलग भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। अगला, युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी। युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, परिषद बनेगी। अब संघ की बात की थी इसमें, भारतीय संघ की, है ना? तो उन्होंने बोला कि एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, तो संघ में तो 11 प्रांतों के साथ साथ कौन कौन शामिल होंगे? देशी रियासतें भी शामिल होंगी। तो उसमें बोला कि ये जो संविधान निर्मात्री परिषद होगी, इसमें देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगी। एक लाइन और जोड़ेंगे, युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के साथ साथ देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। अब तीसरी जो बात बोली, जो बड़ा खराब थी एकदम, कांग्रेस को ये बहुत ही बेकार लगी। वो बोलना चाह रहे थे जैसे ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारत संघ न रह के विभाजन हो जाए, टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाए। जो फूट डालो और शासन करो की जो उनकी नीति थी, वो इसमें स्पष्ट झलक रही थी। तो क्या बोला कि कोई भी देशी प्रांत जो है वो चाहे तो संघ में शामिल रह सकता है या अलग भी हो सकता है। मतलब भारत को तोड़ने की उनकी जो इच्छा थी वो यहाँ पे एकदम स्पष्ट झलक रही थी, और ये कांग्रेस को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो लिखेंगे, युद्ध के बाद, युद्ध के बाद भारत का कोई भी प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार करना न चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। वह उन्हें ब्रिटिश सरकार नया संविधान देने को तैयार थी। बड़ा पॉइंट था इसलिए छोटा सा लिखवा है मैंने, इसको समझे थोड़ा सा। क्या बोला कि एक संघ बनेगा, उसमें देशी रियासतें भी शामिल होगी, और एक संविधान बनेगा, और संविधान निर्मात्री जो समिति होगी उसमें 2 प्रकार के सदस्य होंगे, ब्रिटिश प्रांतों से और देशी रियासतों से। रियासतों के सदस्य जो होंगे वो मनोनीत होंगे। किस देशी प्रांतों के लिए तो चुनाव होगा, लेकिन रियासतों के सदस्य क्या होंगे? मनोनीत होंगे। अब एक नया संविधान बनके तैयार हो जाएगा, फिर ये संविधान बनाएंगे। लेकिन कई प्रांत ऐसे होंगे जो ब्रिटिश प्रांत है, वो हो सकता है इस संविधान को मानने के लिए तैयार न हो, तो भी वो जैसे वैसे ही बने रहेंगे, ब्रिटिश सरकार के अधीन ही बने रहेंगे, और ब्रिटिश सरकार अपनी इच्छा से फिर उनको नया संविधान बनाकर दे सकती है, उन्होंने ये बोला। तो ये स्थिति तो फिर जो सिंध प्रांत है, ऐसे प्रांत बलूचिस्तान है,
बंगाल है, पंजाब है, जो मुस्लिम बहुल प्रांत थे, मतलब इनके लिए खुली छूट दे दी गई कि तुम तो इसका विरोध करते रहना, तुम तो बांटो और छोड़ो वाली मांग को बुलंद करते रहना, हम तुम्हें अलग से बना के दे देंगे। तो इसमें जरा सी इच्छा शक्ति में खोट नजर आई कांग्रेस ने, और क्रिप्स मिशन का विरोध किया गया, क्रिप्स मिशन का भी विरोध किया गया। अब विरोध करने का कारण देखें तो क्या क्या कारण थे, प्रतिक्रिया देखते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया, दोनों ने अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस का तो जो भी था, मुस्लिम लीग तो सीधा सा कि वो पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था, तो इसलिए उन्होंने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग का एक ही नारा था, बांटो और छोड़ो। तो जब ये बात स्वीकार नहीं हुई उनकी, तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया। गांधी जी क्या बोलते हैं इसे, गांधी जी क्या बोलते हैं, पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था, ऐसे बैंक के नाम जो टूट रहा है, ऐसे बैंक के नाम जो टूट रहा है, जो टूट रहा है, मतलब ऐसा बैंक जिस बैंक का कोई औचित्य ही नहीं है, और वो चेक दे भी दे तो हमारा पैसा कौन देगा, है ना। अब उनका ये था कि ब्रिटिश सरकार का तो अब पतन होने ही वाला है, तो युद्ध के बाद तो ब्रिटिश सरकार खत्म ही होने वाली है, अरे कोई आश्वासन दे भी दे कि हम जीत जाएंगे और हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, भाई तुम्हें जीतना भी नहीं है और ऐसा होना भी नहीं है। तो इस तरीके से इन्होंने कहा। गांधी जी ने बोला पोस्ट डेटेड चेक, भाई ये जो बातें हैं आप तो ये बहुत दिन से बता रहे हो, लेकिन हमें ये चाहिए ही नहीं, हमें तो उत्तरदायी सरकार चाहिए, उत्तरदायी सरकार चाहिए, और तुम डोमिनियन स्टेट की बात करते हो, तो ये स्वीकार नहीं है। अब जो भारतीयों को ऐसा लगा कि क्रिप्स जो स्टेपर्ड क्रिप्स जो हमारे मित्र हैं और अच्छा संदेश लेके आए होंगे, तो वो तो बड़ा गड़बड़ निकला, इनको लगा कि हमारे साथ तो धोखा हुआ। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बोलते हैं क्रिप्स के बारे में, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि उनके पुराने मित्र क्रिप्स, पुराने मित्र क्रिप्स शैतान की वकील बनकर भारत में आए, शैतान की वकील बनकर भारत आए। शैतान के वकील बनकर भारत आए। अब देखो क्रिप्स मिशन भारत में कब आया, 23 मार्च 1942। अब भारतीय नेताओं से बैठक हुई, उनकी विचार विमर्श किया, नेताओं से जो सुनना था वो सुना, उनको जो बताना था वो बताया और एक रिपोर्ट बनाई। और 29 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन को प्रस्तुत किया गया, और सार्वजनिक कब हुआ, 30 मार्च 1942। क्लियर हो गया, 3 डेट, 23 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च, और एक चौथी डेट, और भारतीयों ने इसका विरोध किया, स्वीकार ही नहीं किया। क्रिप्स मिशन वापस जाओ के नारे लगाए गए। तो फिर 11 अप्रैल 1942 को 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव को वापस ले लिया गया, वापस ले लिया गया। क्लियर एकदम। कब, 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। अब कल जो पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, और वो है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कल पढ़ने वाले हैं, आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे ताकि कल आप लोग इसके लिए तैयार होकर आए।
घटना है 14 जुलाई 1942 वर्धा अधिवेशन, और ये तय हुआ कि अब हमें भारत छोड़ो आंदोलन चलाना है। ये क्वेश्चन बनता है किस अधिवेशन में प्रस्ताव रखा गया? वर्धा अधिवेशन। कांग्रेस के कई नेता, वरिष्ठ नेता, युवा नेता सब बोल रहे कि परिस्थितियां अभी हमारे फेवर में नहीं है। जो जापान का हमें सहयोग मिलने की आशा थी, तो उसने पर्ल हार्बर पर ये कर लिया, वो कर लिया, ये वो, तो उनको ऐसा लगा कि अभी परिस्थितियां उग्र है, तो अभी हमें शांतिपूर्ण आंदोलन की जरूरत नहीं है। यदि कुछ करना है तो जो आजाद हिंद फौज वगैरह कर रही है, ऐसे कुछ कार्यों में हमें सहभागिता करना चाहिए। गांधी जी को ऐसा लगा कि अगला अधिवेशन जब होगा तो शायद भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव खारिज हो जाए, कांग्रेस ही इसे खारिज कर दे कि हमें ऐसा कोई आंदोलन नहीं करना। तो वो पहले से ही होमवर्क करके गए थे, होमवर्क है ना, कि परिस्थितियां यदि विपरीत होती है तो मुझे क्या बोलना है। और अगला अधिवेशन का हुआ बॉम्बे, ग्वालियर टैंक मैदान, ग्वालियर टैंक, वहां पर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन। और वहां पर गांधी जी ने बोला, कई नेता मना कर रहे थे, तो जब विरोध ऐसा लगा तो उन्होंने बोला कि यदि कांग्रेस सहयोग नहीं भी करे तो मैं यहाँ की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा करूंगा। इतना ओजस्वी, इतना तेजस्वी उन्होंने भाषण दिया था कि अखबारों में ऐसा लिखा हुआ था कि गांधी जी के अंदर कोई देवदूत आ गया हो, देवदूत आ गया हो, कोई बाहरी आत्मा उनके अंदर समा गई हो, जो उन्होंने इतना ओजस्वी, जो हमेशा अहिंसा की बात करते थे, शांति की बात करते थे, आज पहली बार बोल रहे थे डू आर डाई, करो या मरो, करो या मरो, पहली बार वो बोल रहे थे। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि गांधी जी को आज आखिर हुआ क्या है। पहले बोलते थे कि युद्ध हो, दुश्मन जब परेशानी में हो तब हमें हमला नहीं करना चाहिए, और उन्होंने बोला अभी नहीं तो कभी नहीं, आज करो तो ठीक, नहीं तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। और पब्लिक को ये भी बोला कि मेरा कोई भरोसा नहीं, हम लोगों को कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं, इसलिए आंदोलन रुकना नहीं चाहिए, आंदोलन चलते रहना चाहिए। स्वस्फूर्त आंदोलन इसे बोला जाता है, अगस्त क्रांति आंदोलन इसे बोला जाता है, अगस्त मैदान इसे बोला जाता है। 8 अगस्त को घोषणा हुई और 9 अगस्त की प्रातः जितने भी ऑपरेशन जीरो हावर, ऑपरेशन जीरो हावर, हावर मतलब घंटा, तो 1 घंटे के अंदर जैसे ही 12 बजे आंदोलन शुरू हो रहा है और 1 घंटे के अंदर ही रातों रात कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता थे उन सबको गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया। जो जहां था उसको वहीं, गांधी जी को आगा खान पैलेस में, उनके जो सचिव थे महादेव भाई देसाई, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, उनको आगा खान पैलेस में नजरबंद कर दिया, और वहीं उनकी डेथ भी हो गई। किसकी? देसाई और कस्तूरबा गांधी की। गांधी जी ने उपवास किया था, तो उसके लिए लकड़ियां जमा करना शुरू कर दिया ब्रिटिश सरकार ने, बोले कि अब हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे, जब देखो तब उपवास 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 की धमकी दे देते हो, अब हम तुम्हारी किसी शर्त को मानेंगे नहीं, और बोले कि अब जो होगा वो देखा जाएगा। मतलब बड़ी घटना। कई नेता जो है भूमिगत हो गए, चुप गए, यदि सामने आए तो हमें गिरफ्तार कर लेंगे। कई लोग जेल में बंद थे तो जेल से भाग गए, जैसे राम जयप्रकाश नारायण जेल की दीवार कूद कर भाग गए थे। उषा मेहता का एक नाम है, जिन्होंने इंडियन रेडियो के माध्यम से पब्लिक को जागरूक किया कि आपको ये गतिविधियां करना है। तो मतलब ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें कोई मार्गदर्शक नहीं था, स्वतः स्फूर्त आंदोलन। कल क्या करना है हमें नहीं पता, जो भी होगा वो देखा जाएगा, जैसे परिस्थितियां बनेगी। कोई नेतृत्व करता नहीं था, तो इसलिए पब्लिक को जो समझ में आया उन्होंने किया। किसी ने बोला पोस्ट ऑफिस तोड़ो, पोस्ट ऑफिस तोड़ दिए,
किसी ने बोला रेलवे की पटरी तोड़ दो, अंग्रेज इसी रेल से आते हैं, तो रेलवे की पटरी उखाड़ दी। मतलब जो उनके समझ में आया वो किया। जो सरकारी कारखाने थे वहां धरने देना, ये करना, वो करना, सब कुछ किया इस समय। इसलिए इसे स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहा जाता है। क्योंकि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह असफल रहा, लेकिन एक भूमिका तैयार कर दी कि अब किसी न किसी रूप में भारत को आजाद करना ही पड़ेगा। इंटरनेशनल लेवल पर अपनी बातें लोगों बता दी कि अब हम ब्रिटिश सरकार के अधीन रहना नहीं चाहते हैं। तो बड़ा आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन, डू और डाई वाला। तो कल की हमारी महत्वपूर्ण क्लास होगी, तो कल भी मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का सार्थक पहल के साथ जुड़ने के लिए।